मेरा विश्वास कीजिए, ये जो टीवी के सामने बैठे हुए चंद लोग पाकिस्तान का नाम सुनते ही वाह उनका 1.5 किलो खून बढ़ जाता है ना कि भाई अब देखो कैसा मजा आएगा। आप मेरा विश्वास कीजिए वो चैनल बदलना पसंद करते। आज आधे से ज्यादा मीडिया हाउसेस ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम लेके अपनी टीआरपी बटोर रहे हैं, अपने घर चला रहे हैं। स्वागत है यूनाइट B2B के एक और एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं भाई दानिश चौहान जो कि खरदोनी से हैं और इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई नशे के खिलाफ लड़ रहे हैं और एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं और एक इनका एनजीओ है सर्व समाज के नाम से, उसके लिए काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि समाज के लिए काम कर रहे हैं। आइए मिलवाते हैं आपको दानिश चौहान जी से। जी दानिश भाई खैरियत से हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। और आपके तमाम दर्शकों को, जितने भी व्यूवर्स हैं, आपका दिल से हम इस पॉडकास्ट में स्वागत खैर मकदम करते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है और आपका बहुत शुक्रिया इसलिए भी क्योंकि हम जैसे संघर्षवादी व्यक्तियों को लोग बोलने का मौका बहुत कमी के साथ देते हैं। इसलिए सबसे पहले आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि आपने हम जैसे युवाओं के लिए, हम जैसे संघर्षवादी, चाहे आप हमें एक समाज सेवी कह लो, लोग हमें अलग अलग नाम से जानते हैं, जिसके मन में जो वर्ड आता है वो हमें उससे नवाज देता है। तो मैं जो खुद को कहूंगा, मैं एक संघर्षवादी कहूंगा। और हम जैसे संघर्षवादी को आपने बोलने का मौका दिया, आपने विचार रखने का मौका दिया, वो भी जनता के सामने, तो हम आपका इसके लिए शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू। मैं ये मानता हूं दानिश भाई कि हर वो व्यक्ति जो सामाजिक मुद्दों से जुड़ा हुआ है, समाज के लिए काम कर रहा है, ये मंच उसके लिए हमेशा खुला रहेगा। तो आप ये मत समझिए कि आपको बुलाया गया है या आप छोटे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सम्मान है आपका। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ दानिश भाई, आपको क्या लगा था कि आप समाज के लिए काम कर रहे हैं? मतलब ऐसा दिमाग में क्या आया कि आपको समाज के लिए काम करना चाहिए? समाज के लिए तो लीडर बहुत है, वो काम कर रहे हैं, आपको क्या लगा था ऐसा? बड़े अफसोस के साथ में आपको ये बताना पड़ रहा है मेरे भाई मान्यवर, देखिए यदि लीडर काम करते तो आप विश्वास कीजिएगा मुझ जैसे नौजवान को समाज सेवा करने की सोचना तो छोड़ो, करना तो छोड़ो, सोच भी नहीं आता, ख्याल भी नहीं आता। आज अफसोस की बात यह है जो लीडर हैं वो नफरती आचार बांट रहे हैं। जो जनता है वो चावलों की, सूखे चावल होते हैं ना, जो सिर्फ ना उनमें नमक होता है, ना तेल, ना मिर्च, ना पानी, बस पानी में उबाल के दे देते हैं, वो चावल जनता हाथ में लेके खड़ी है। कोई उसमें जिसका जैसा मन करता है उसमें उतनी नफरत के चम्मच के अचार डाल देता है और विकास जिस चीज का नाम है, जिसकी जरूरत है जनता को, वो पहुंच ही नहीं रहा उनके बीच तक। इसलिए हमें खुद उतरना पड़ा, हमें अपने परिवार को त्यागना पड़ा, हमें अपनी आराम की भरी जिंदगी जो हमारे जीवन में सुकून था उसे त्याग करके हमें संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमें आने वाला मुस्तकबिल नजर आ रहा है भाई। अगर यही हालात, जिस तरीके से आज हमारे लीडर काम कर रहे हैं, अगर यही रफ्तार लीडरों की रही तो मेरा मानना ऐसा है देश तो इस कदर अंधकार की तरफ भाग रहा है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इतनी तेजी से जितनी हमारे देश की पॉपुलेशन है ना, चीन के पास शायद उसी के आसपास कुछ है, लेकिन आज आप चीन को देखिए और भारत को देखिए। हम अपने आप को कंपेयर भी करते हैं तो किससे? पाकिस्तान से, जिसका कोई वजूद ही नहीं है हमारे सामने। मैं कहता हूं एक बाल तोड़ो सर का, उसे हाथ पे रखो, यूं फूंक करके मार दो। पाकिस्तान हमारे नजदीक उतनी भी वैल्यू नहीं रखता, मेरे नजदीक नहीं रखता। मुझे नहीं पता, जो लोग उसे पूजते हैं, उसे मानते हैं, उनके लिए कुछ रखता होगा, मेरे लिए नहीं रखता भाई। ये बात सही है आपकी कि अगर हम कंपेयर करेंगे तो चाइना से करना है। बिल्कुल, हमें क्या जरूरत है पाकिस्तान की भाई। लेकिन दानिश भाई ये भी सच्चाई है कि हम चाइना के आसन पासन में भी नहीं है, कहीं नहीं। ये अफसोस की बात है। हाँ, हम कहीं नहीं है। और आपकी वीडियो में देखा गया है कि आप नशे के खिलाफ लड़ रहे हैं और एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। ये क्या वजह है? क्या मतलब आपको क्या लगता है इसके? आपका बहुत शुक्रिया इस सवाल के लिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब मैंने नशे के खिलाफ बीड़ा उठाया तो मैंने अपने समाज के जो हितैषी बने घूमते हैं, अपने अपने गांव के नेता कह सकते हैं आप उन्हें, अपने अपने गांव के बाहुबली कह सकते हैं, या वो जिनके टच में 150 व्यक्ति हर टाइम होते हैं, मैंने उन लोगों से संपर्क किए, बात की उन लोगों से, उनसे मैंने अपील की कि भाई हमें मौका दीजिए, हम बोलना चाहते हैं, हम अपनी बात रखना चाहते हैं, समाज में अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना चाहते हैं नशे के खिलाफ। क्योंकि नशा करता तो एक सिंगल व्यक्ति है, लेकिन वो उस पूरे परिवार की खुशी को खा जाता है, एक सिंगल व्यक्ति। उसके बाद समाज ने हमारा किस कदर सहयोग किया, या आपने हमारी वीडियो के माध्यम से, जो कि आपने देखी भी होंगी, सोशल मीडिया पे हम अपनी वीडियोस डालते रहते हैं,
मैं अगर आप इजाजत दें तो अपनी आईडी का नाम बता दूं? हाँ बिल्कुल। हाँ, वो दानिश मासूम 1 के नाम से आपके समक्ष वो वीडियो है, इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है और यूट्यूब पे भी है। तो मान्यवर, हमने जब वो बातें रखी, आप विश्वास कीजिएगा, मैंने लोगों के हाथ तक जोड़े हैं कि भाई मुझे बोलने के लिए अपने गांव में एक जगह मुहैया करा दो, तब जाके मैं ये 2, 4, 6 जगह नुक्कड़ सभा कर पाया हूं। और आज अगर मैं पीछे बैठा हूं तो उसकी वजह भी यही है कि मुझे आज मंच नहीं मिल रहा। लोग जहां मैं जाता हूं वहां अपने स्तर से राजनीति शुरू कर देते हैं, लोग मेरे बारे में वहां तरह तरह के रूमर फैलाते हैं। तो भाई, मैं जो काम कर रहा हूं, मैं सर्व समाज के लिए काम कर रहा हूं, इंसानियत के लिए काम कर रहा हूं। और ये काम करना इसलिए जरूरी है कि मैंने लाखों बहनों के सिंदूर पुछते हुए देखे हैं इस दारू की वजह से। नशे आज इस कदर हैं कि युवा बेरोजगार तो है ही, लेकिन बेरोजगार के बाद वो नशेड़ी है, नशेड़ी होने के बाद वो फिर चोर है, चोर होने के बाद वो फिर एक मुजरिम है। तो इसलिए मेरा मानना ऐसा है कि नशे के खिलाफ मुझे ही नहीं, मेरे जैसे हर नौजवान को नशे के खिलाफ काम करने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात कही है आपने। और एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं आप? एजुकेशन के लिए मैं ये कर रहा हूं, देखिए मेरा मानना ऐसा है, मैं एक छोटा सा एनजीओ ऑर्गेनाइज चलाता हूं जिसका नाम है सर्व समाज समर्पित। उसका सिर्फ नाम सर्व समाज समर्पित नहीं है, वो रियलिटी यही है कि वो है ही सबके लिए समर्पित। मैं जब खुद को सबके लिए मैंने समर्पित कर दिया, तो मैं एनजीओ को किसी एक पर्टिकुलर नाम क्यों दूं? मैं तो सर्व समाज का ही दूंगा, क्योंकि मैंने जब खुद को सर्व समाज को दे दिया। मैंने उसके बाद क्या किया, हमने उसमें एक संकल्प लिया, अपने आप से ये वादा किया कि हम क्षेत्र के लिए, समाज के लिए और सर्व समाज के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए वो करेंगे जिसकी इस देश को जरूरत है। यदि आज हमारे पास एजुकेशन होती तो आज आप मेरा विश्वास कीजिए, ये जो टीवी के सामने बैठे हुए चंद लोग पाकिस्तान का नाम सुनते ही वाह, उनका 1.5 किलो खून बढ़ जाता है ना कि भाई अब देखो कैसा मजा आएगा, आप मेरा विश्वास कीजिए वो चैनल बदलना पसंद करते। आज आधे से ज्यादा मीडिया हाउसेस ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम लेके अपनी टीआरपी बटोर रहे हैं, अपने घर चला रहे हैं। आप तो एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपको जानकारी होगी उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी कोई 75,000 उत्तर प्रदेश में ही जो प्राथमिक विद्यालय वो बंद हो गए हैं। ऐसा क्यों? उसकी वजह ये है यार, जब गवर्नमेंट काम नहीं कर रही इन चीजों के लिए, मैं अगर आप समझेंगे, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे इस चीज का जवाब लेना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को तो सारी अथॉरिटी होती है बिल्कुल कि वो स्कूल खोले, एजुकेशन को बढ़ावा दे, लेकिन वो तो बंद कर रही है उत्तर प्रदेश में, और आप कह रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं। तो आप तो अकेले हैं और सरकार तो फिर भी सरकार होती। भाई मेरा एक बहुत प्यारा सा मुझे एक शेर याद आया आपकी बात पे कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवा जुड़ता गया। तो मैं अकेला तो चला जरूर था, लेकिन आज मैंने एक छोटे से सफर में अपने साथ इतना बड़ा एक माहौल बना रखा है, इतनी सारी एक जनता मेरे साथ है जिनका मेरे साथ बेइंतहा प्यार है, जो सर्व समाज के लोग हैं, नॉट ए सिंगल कम्युनिटी। इसमें कमाल की बात यह है कि मेरे साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। अभी आपने एक इंसिडेंट देखा था, एक मोहम्मद दीपक के नाम से एक व्यक्ति वायरल हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आज आप देखिए उन्हें एक बहुत मतलब मैं मानता हूं कि जिनका नाम शायद पूरे देश में ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ना जानता हो, उन्होंने उन्हें अपने साथ बिठा के जगह दी, अपने से उनसे बात की और उन्हें अपने गले लगाया। लेकिन जो लोग आज गले में एक रंग विशेष का कपड़ा डालकर और किसी भी राह चलते हुए मुसाफिर को या किसी भी खाने पीने वाले व्यक्ति को बैठ के, हाँ भाई आज मंगलवार है, भाई मंगलवार था, वहां कहां चला जा भाई, दारू के ठेके पे तो हमने कभी नहीं देखा कोई मंगलवार वाला। क्यों भाई, नवरात्रे में हमने तो कोई नहीं देखा कभी दारू के ठेके पे खड़ा हुआ आदमी। है दम तो करो, हम तुम्हारे साथ हैं और करवाओ ना बंद यार, हमने कब कहा। भाई इस कौम का सबसे बुरा हाल ही ये है, इसीलिए इस देश का इतना बुरा हाल होता जा रहा है कि कौम 350 रुपए पर केजी का गोश्त खाने के लिए तैयार है, लेकिन 150 रुपए या 175 रुपए एजुकेशन की फीस देने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल बस। तो इसलिए हम तो आपका समर्थन करते हैं, लेकिन आप उसे संविधान के दायरे में रह के कीजिए। आपको ये गलतफहमी है कि आप गले में गमछा डालेंगे और माथे पे तिलक लगाएंगे और आप हमारे सनातन धर्म को बदनाम करेंगे, ये आपकी मूर्खता है। तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम सनातन धर्म का नाश कर रहे हो, सत्यानाश कर रहे हो तुम। आज रियलिटी ये है, मैं जिस गांव से आता हूं उसमें ठाकुर हमारे भाई साथ रहते हैं, मतलब मैं ये कहता हूं कि उसमें सर्व समाज के लोग रहते हैं, नॉट ए सिंगल ठाकुर, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी
हमें जो हमारा बड़ा दिखता है हम उसके राम राम भी करते हैं, प्रणाम भी करते हैं, आदाब भी करते हैं, वो हमें नमस्कार भी करते हैं, हम सलाम भी करते हैं, ठीक है। लेकिन जब से ये तुमने हमारे राम जी का, तुमने यार इस जबान पे जब से तुम कुछ चंद लोगों की जबान पे हमारे राम जी का नाम आया है, तुमने हमारे राम जी को भी बदनाम करके रख दिया। अच्छा दानिश भाई, मेरा मानना ये है कुछ ही लोग नफरती चिंटू हैं जो कि अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि ये लोग जय श्री राम का नारा लगवाते हैं, भारत माँ की जय का नारा लगवाते हैं जी। आप मुस्लिम होने के नाते अगर ये लगवाते हैं कि जय श्री राम बोलो, भारत माता की जय बोलो, क्या मुस्लिम धर्म इतना कमजोर है कि भारत माता की जय और जय श्री राम का नारा लगाने से टूट जाएगा या खंडित हो जाएगा? नारा बिल्कुल भी नहीं, कहीं से कहीं तक भी नहीं। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, दीन इस्लाम इतना प्यारा मजहब है कि कहता है कि तुम अपने रिलीजन की, अपने धर्म की 99 बार किसी के सामने अच्छा ही बयान करो, लेकिन किसी की एक बार भी नेगेटिविटी बयान मत करो। किसी को ये कहो मत कि भाई तेरा धर्म इतना खराब है। तो भाई अगर तुम्हें जय श्री राम के जाप की जरूरत है तो तुम्हें खुद करना चाहिए। सबसे पहले उसका भाव तो पैदा करो अपने अंदर। तुम्हारे अंदर जो भाव है वो नफरत फैलाने के सिवा और कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज और जाननी थी मुझे। हाँ प्लीज भाई, क्यों नहीं। अभी चल रहा है कि ये गौ सेवक और गौ को लेकर के ये बहुत ज्यादा 4-5 नफरती चिंटू भी हैं जो कि आए दिन गाजियाबाद में और लोनी वाले क्षेत्र में ये दंगा फसाद करते हैं जी। लेकिन यार एक बात तो बताओ, नॉर्थ इंडिया में ये सारी चीजें चल रही हैं, जबकि तेलंगाना जैसे प्रोविंस में वहां खूब स्लाइटर हाउस चलते हैं जो कि हिंदू भाइयों के स्लाइटर हाउस हैं और नाम उनको मुस्लिम दिया जा रहा है। लेकिन ये एक रेहड़ी वाले से नाम पूछेंगे, उसका बारकोड देखेंगे, उसका फोन देखेंगे, नाम देखेंगे, तब उसके बाद में ये वहां दंगा फसाद करते हैं। इस पर क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? देखो भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप ही के माध्यम से, आपका सवाल है तो इसलिए आप ही के माध्यम से जितने भी हमारे व्यूवरशिप है, जितने भी हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं सबसे पहले आपसे ये बात कहना चाहूंगा भाई कि आप सबसे पहले तो ये समझिए कि सरकार किसकी है, बाहुल संख्या किसकी है। संविधान ही तो सबका है, सरकार भी सबकी है, देश भी सबका है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे नाम बूझ लेने से किसी के, तुम देश को या क्षेत्र को महफूज कर रहे हो? तुम महफूज नहीं कर रहे, तुम बदनाम कर रहे हो, तुम बेकार कर रहे हो, देश में आग लगा रहे हो। देश की मोहब्बतों का आज हम लोग एक दूसरे के जैसे पहले किसी के गम में, दुखी में, खुशी में एक साथ खड़े हुआ करते थे, आज तुमने उसमें दरार डालने का काम किया। लेकिन फिर एक मोहम्मद दीपक जैसा नौजवान खड़ा होता है और मोहब्बत का दिया जला के तमाम अंधेरे को एकदम से छाट के चला जाता है। नहीं, मैंने अब ये भी देखा कि जब से दीपक भाई ने वो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से बहुत सी वीडियो ऐसी निकल करके आ रही हैं कि लोग, अब आप इसमें धर्म को मत जोड़ना, बिल्कुल, बहुत लोग ऐसे निकल करके आ रहे हैं कि वो बिना देखे, धर्मों को बिना देखे वो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ये फ्यूचर आने वाला जो इंडिया है हमारा फ्यूचरिस्टिक, तो उसमें अगर ये चीजें देखी जाए तो ये बहुत अच्छा काम भाई हमारे देश का यही है और यही रहेगा। देखिए ऐसा होता है, जब कभी रात आती है ना तो कुछ कीड़े उड़ने लगते हैं, उन्हें ये लगता है अब रात हो गई, अब तो हमारा राज है। उनका राज नहीं होता, उनका अंधकार होता है। वो आते हैं, चंद घंटों के लिए उड़ते हैं, फड़फड़ाते हैं, अपने पर झाड़ देते हैं और सुबह होती है, सवेरा होता है, वो ढूंढे नहीं मिलते। यही हाल इन नफरती चिंटुओं का है। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप इतने सेंसिटिव सवाल कर रहे हैं, जो वाकई में आज की डेट में जो बड़े मीडिया हाउसेस है ना, उनके सवालात होने चाहिए जो आप मुझसे कर रहे हैं, और वो लीडर से करने चाहिए उन्हें। लेकिन अफसोस होता है हमें इस देखकर कि जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं उनमें बातें किस बात पे होती है, जिनके ना कोई सर है ना पैर है। एक वीडियो मैंने आपकी देखी थी जो मेरे सामने आई थी, आप उसमें दहेज के लिए बात कर रहे थे कि दहेज लेना पाप है, और ये इस पे मतलब कैसे कह सकते हैं, ये तो समाज का एक चलन है और चलता आ रहा है, आप इसको कैसे कह रहे हैं कि लेना पाप है? जहेज, शायद आप शादी करें तो आप भी ले, आप क्या मना कर देंगे? मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन एक बात सोचिए आप, मेरे पिताजी या मेरे ससुर साहब देने में भी समर्थ थे और लेने में भी संपन्न है, मालिक ने उन्हें इस लायक बनाया है कि वो दे सकते हैं और ले सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, एक रिक्शा चलाने वाले पे दबाव क्यों है? अभी मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अब तक जो अपनी एनजीओ से डोनेट किया है उसका आंकड़ा समथिंग 50,000 के अप्रोक्स होगा। उसमें मोस्टली जो मेरे पास अब तक लोग आए हैं, कुछ लोग तो आए हैं इलाज के नाम पे बेचारे,
बाकी मोस्टली जो लोग आए हैं उनका सिर्फ सवाल ये है कि मेरे घर में 2 बेटियां जवान बैठी हैं और मुझे उनकी शादी करनी है, भाई साहब हमारी मदद करो। और उसमें भी अफसोस की बात ये होती है कि वो कहते हैं कि भाई साहब प्लीज वीडियो मत बनाइएगा। अब आज की डेट में दुनिया इतनी खराब हो गई है कि परमात्मा के नाम पे, राम के नाम पे, अल्लाह के नाम पे कोई काम नहीं करना चाहता। ये कैमरा उठाइए, आप किसी एक व्यक्ति के पास जाइए और उससे कहिए कि जो लायक हो आप उसके पास जाइए, जिसके पास आप बिना कैमरे के जाएंगे तो वो आपको 1000 नहीं देगा, लेकिन आप कैमरा लेके जाइए, वीडियो ऑन करके जाइए और उससे कहिए कि भाई मुझे तुमसे 1,51,051 रुपए 51 पैसे चाहिए, मैं लिखित में दे सकता हूं भाई साहब, वो व्यक्ति आपके लिए 51 पैसे भी हाजिर करेगा। ये तो हो गया आज की डेट में कैमरे की सच्चाई। अब मैं जहेज के खिलाफ इसलिए बात करता हूं भाई, एक व्यक्ति देने में समर्थित है, एक व्यक्ति का बजट नहीं है उस स्तर का, भाई हर इंसान एक जैसा नहीं होता, तो फिर ये मिडिल क्लास को क्यों इस चक्के में पीसा जा रहा है? भाई जब तुम्हारा रिलीजन कोई सा भी धर्म हो, जहेज प्रथा को सब खिलाफ है, सब मना करते हैं, फिर लेने वाला कौन है, देने वाला कौन है? हम ही लोग तो हैं। तो जब मैं पहल करूंगा, हो सकता है परमात्मा आपके दिल में डाल दे, हो सकता है कल हमारे शुएब भाई ना ले, हो सकता है कल हमारे दिनेश भाई न ले में, राजू भाई न ले में, राजेश भाई न ले में, सही बात है, या आमिर भाई न ले में, या वो देने से इनकार कर दे। और जब इस तरीके से एक पैटर्न बनेगा, ये एक चैन बनेगी, तो आप देखिएगा देश बहुत सुंदर हो जाएगा। देश में जो कर्जे की आंधी आई हुई है ना, ये कर्ज की आंधी शांत हो जाएगी, क्योंकि मोस्टली इंसान खर्च शादी पे करता है। और मेरी रिक्वेस्ट है सर्व समाज के लोगों से कि भाई आप प्लीज, ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी कि आप प्लीज अपने बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। आप जो तैयारी अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं शादी को लेकर के, वो शादी की तैयारी ना करके आप एजुकेशन की तैयारी करें अपने बच्चों के साथ। बहुत पॉजिटिव रहें, बच्चों को इज्जत दें, बच्चों की भी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट होती है। आज हमने देखा है अगर बच्चे का काम अच्छा नहीं चलता तो पेरेंट्स उसके साथ बहुत मिसबिहेव करते हैं, बच्चे को टॉर्चर करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं। आप विश्वास कीजिए, माता पिता की दुआएं इंसान को अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर ले जाने का दम रखती हैं। अच्छा दानिश भाई, अभी तकरीबन 1 सप्ताह पहले आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी ओम इमेजिन सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर पर जी, आपने वहां वीडियो वगैरह बनाई, वो वीडियो भी देखी मैंने जी। मतलब क्या सीन क्या था? वो सीन ये था बॉस, एक MRI कंट्रास्ट होनी थी। हमारे एक परिचित है, वो इत्तेफाक से, देखो कमाल की बात, इसमें हैरत की बात ये है कि वो डॉक्टर भी है। कोई एक आम इंसान हो अगर वो डॉक्टर है, क्या नाम है? डॉक्टर शाफेद अंसारी, अच्छा, कुछ ऐसा करके उनका नाम है। तो वो वहां पे अपने छोटे भाई की MRI कराने जाते हैं। MRI कंट्रास्ट होनी थी, वो उनसे सेल्फ में कराते हैं, तो वो MRI की 6,000 रुपए की स्लिप भी काट के उन्हें दे देते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक दूसरे साहब आते हैं रिसेप्शन पे, वो कहते हैं सर आप अपना पर्चा और दिखा दीजिए, कौन सी MRI है? वो कहते हैं कि जी MRI कंट्रास्ट होनी है। वो कहते हैं कि नहीं नहीं सर, फिर भी एक बार आप अगर हमें रिपोर्ट दिखा देंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा समझना चीजों को। उसके बाद वो जब उन्हें जैसे ही पर्चा दिखाते हैं तो तुरंत वही जांच, सेम जांच जिसकी स्लिप भी कट चुकी है, वही जांच उसी सेंटर के ऊपर एकदम से 9,000 रुपए की हो जाती है, यानी कि 3,000 रुपए का कमीशन। और इसमें भी ताज्जुब की बात यह है कि जो व्यक्ति तुमसे जांच कराने आया वो खुद एक डॉक्टर है। जब आप एक डॉक्टर के साथ इस तरीके से पेश आ रहे हैं तो आप एक आम इंसान के साथ क्या करते हैं? फिर दूसरी बात, वो उनसे कहते हैं कि सर मैं भी डॉक्टर हूं, आप प्लीज मेरे साथ ऐसा ना करें, मैं आपसे जानता हूं कि फ्लैट रेट इसका ये है। पहली बात तो ये है, क्या फ्लैट रेट अमीर के लिए, डॉक्टर के लिए, या एक रिक्शा चलाने वाले के लिए, या एक मजदूर तबके के लिए अलग अलग है? नहीं भाई, जब जांच, मेरी भी वही बॉडी है, आपकी भी वही बॉडी है, एक अमीर की भी वही बॉडी है, गरीब की भी वही बॉडी है, उनके भी 2 हाथ, मेरे भी 2 हाथ, फिर फर्क क्यों है? जब हमें परमात्मा ने कोई फर्क नहीं रखा तो तुम होते कौन हो भाई जमीन पे आके हमें बांटने वाले? तो इसलिए हमने उसके खिलाफ हल्ला बोला, मोर्चा खोला। उसके बाद वो हमें फोन करते हैं, हमें धमकाने का प्रयास करते हैं, हमसे वीडियो डिलीट करने की अपील भी करते हैं, और साथ ही साथ हमें धमकाने का काम करते हैं। और धमकाते किस अंदाज में है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, ये जो सेंटर है ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही फॉलोवर्स का या उनके समर्थकों का ही है, हम उस पार्टी को चंदा डोनेट करते हैं, इसलिए तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो ये तो कहीं ना कहीं बीजेपी की नेगेटिव छवि बनाने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को तो उसके समर्थक सबसे ज्यादा डुबा रहे हैं भाई।
आज बड़े अफसोस के बात कहना पड़ रहा है, बड़े अफसोस के साथ ये बात मुझे कहनी पड़ रही है कि वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी को भर भर के वोट दिए हैं, उन लोगों का कहीं कोई फायदा नहीं हो रहा। फायदा हो रहा है तो जो चंद पैसे वाले धन्ना सेठ हैं उन लोगों का। आप एक बात बताइए, एक व्यक्ति जब बीमार होता है, इंसान भीख मांगने पे मजबूर हो जाता है। अभी हमने एक बच्ची का ऑपरेट कराया था मान्यवर, मैं आपको विश्वास के साथ बता रहा हूं कि यदि वो व्यक्ति हमसे ना मिलता, हमसे ना कुछ कहता और हम अगर उसकी मदद ना करते तो विश्वास कीजिए वो न जाने कितने लोगों के आगे बेचारा हाथ फैलाने पर मजबूर होता। लेकिन शुक्र है उस परमात्मा का, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसने हमें वो जज्बा दिया कि हम उसके साथ खड़े हुए और हमने उनके लिए डॉक्टर से बात की, फिर वो उनके साथ बहुत कम पैसों में बातें निपट गई। अच्छा, ये तो आप थे, आपने वीडियो बना दी जी, 6000 के 9000 हो गए जी। लेकिन मेरा जहन ये काम कर रहा है कि जो नीचे तबके के लोग हैं, ये उनके साथ क्या करते हो? मेरा भी वही सवाल था उनसे। इनफैक्ट जब मेरे पास उनका फोन आया तो उन्होंने मुझे बहुत हम्बली यही बात कही कि देखिए आप तो बॉस हैं हमारे और भाई हैं हमारे, और आप जैसा कहोगे वैसे कर लेंगे, आप एक बार बताओ तो सही, आप एक बार मिलो तो सही। जिस टाइम वो व्यक्ति वहां वीडियो बना रहा था उस टाइम पे उसी के मैनेजर के ये लफ्ज थे कि वीडियो आप सोशल मीडिया पे छोड़ो, आप ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री तक लेके जाइएगा अगर आप हमारा इतना सा कुछ बिगाड़ लो। सीएमओ क्या होते हैं, सीएमओ हमारे यहाँ कुछ नहीं होते, आप सीएम के यहाँ लेके जाइए ये वीडियो। उनका ईगो लेवल उस टाइम पे पीक पर था। लेकिन मैं सलाम पेश करना चाहूंगा उन तमाम फॉलोवर्स को और जिन्होंने उस वीडियो को शेयर और ट्रेंड में लाने के लिए प्रयास किया। आज उनकी हेकड़ी इतनी तो डाउन हो गई कि वो आज हमसे वीडियो डिलीट कराने के लिए अपील करने पे आ गए। लेकिन अभी इसमें शासन और प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट बाकी है। माननीय सीएमओ साहब ने अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की, माननीय डीएम साहब ने अभी तक इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। बड़ी हैरत की बात है, लेकिन एक दिन होगा, जरूर होगा। मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं, लिखित में देके जा सकता हूं मैं आपको कि एक दिन वो आएगा, ये आवाज क्रांति बनके इस मेरठ की क्रांति धारा पर गूंजेगी और गूंजने के साथ साथ तहलका और कोहराम मचाने का काम करेगी। यदि परमात्मा ने हमें वो जिंदगी बख्शी तो हमारे विजन बहुत लंबे हैं और हम सर्व समाज को सदा समर्पित रहकर ही काम करेंगे। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप अल्ट्रासाउंड या एक्सरे वगैरह कराने जा रहे हैं तो ओम इमेजिन सेंटर को ध्यान में रख करके जाएं, क्योंकि वहां इस तरह की धांधलेबाजी चल रही है। भाई ने अभी खुलासा किया, दानिश भाई ने, इस चीज का कि इनके साथ में ये काम हुआ है। जो लोग वीडियो नहीं बना सकते, जो लोग अपने हक की आवाज नहीं उठा सकते, वो क्या करेंगे? तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख करके भी आप लोग काम करें। दानिश भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको किसी प्रकार का कोई खतरा तो नहीं है? जिस तरह का माहौल क्रिएट होया हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर और नॉर्थ इंडिया में, वो बताना चाहूंगा कि खतरे की बात यह है कि खतरा तो देखो हम जैसे इंसान को हर कदम पे है, क्योंकि मोहब्बत की दुकान जो है, मोहब्बत की जो नगरी है, ये बहुत सीमित हो गई है। पहले हर दिल में राम बसते थे, हर दिल में रहीम बसते थे, आज हर दिल में रावण बसता है। रावण बसता है। मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात कहने पे मजबूर हूं कि आज अच्छाई को चाहते तो सब हैं कि देश अच्छा हो जाए, ये दुनिया अच्छी हो जाए, लेकिन जब बारी खुद पे आती है तो कहीं नहीं आती। आप एक चीज देखिए, इतने वल्गर कंटेंट आज ट्रेंडिंग में है, मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस वो फॉलोवर्स लेके घूम रहे हैं। कौन लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं? एलियंस फॉलो कर रहे हैं, हम ही लोग हैं। एंजल फॉलो कर रहे हैं क्या उन्हें? परी वरी क्या होती है वो फॉलो कर रही है क्या उन्हें? नहीं, हम ही लोग हैं, हम और आप ही लोग हैं भाई। तो मेरे भाइयों, मेरे आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपको जो अच्छा लगता हो, जो इंसानियत के लिए काम करता हो, आपके मुझसे मतभेद हो सकते हैं, मुझे फॉलो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अच्छाई को प्रमोट तो करो। आज मैं देखता हूं जितने भी संघर्षवादी व्यक्ति हैं वो लोग हैं जो अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति आता है जिसका पहले नाचना गाना ढोल बजाना काम था, लेकिन अचानक से उसे पता नहीं क्या होता है, उसे कोई एक फॉर्मूला मान के देता है कि भाई एक काम कर, अगर तुझे फेम चाहिए और पैसा चाहिए तो धर्म विशेष के खिलाफ बात कर और देख कैसे पॉपुलर होता है। और अफसोस की बात है कि वाकई में ऐसा होता है। कुछ काम नहीं है, कुछ भी कभी हिंदू मुस्लिम, बस 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 मुस्लिम। अगर आप उनसे ये पूछो कि भाई तूने आज तक कितने हिंदू बेटियों की शादी करा दी, तो उनके पास कोई जवाब नहीं। कितने गौशाला बना दिए, तो उनका कोई जवाब नहीं। कितनी तुमने आज तक गौ सेवा के नाम पे कितनी गौ का ट्रीटमेंट करा दिया, कितनियों का उपचार करा दिया, और कितनी गायों को तुम दिन भर में राशन पानी देने का काम करते हो, तो भाई साहब नील बटे सन्नाटा मिलेंगे। चाहे आप उनसे सुबह पूछ के देख लीजिए आप। और अगर आप हमारे कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो उन्हें जानता है तो भेजो हमारी उनके साथ ये वीडियो, देख लेंगे हम उन्हें क्या जवाब आएगा उनका। दानिश भाई,
यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो आपका मैसेज होना चाहिए हमारे यूथ के लिए, हमारे जेन जी के लिए? यूथ भाई यही है बस 2 शब्दों में कि तुम देश का आने वाला मुस्तकबिल हो, भविष्य हो, देश तुमसे है और तुम देश से हो। इसलिए देश को आज तुम्हारी जरूरत है। अपने आप को संभाल लो। जिस अंधकार की तुम तरफ जा रहे हो तुम्हें अभी अंदाजा नहीं हो रहा, लेकिन जब तुम थोड़े से उम्र की तरफ पहुंचोगे, जब तुम और चंद साल काट लोगे अपनी जिंदगी के, तब तुम्हें एहसास होगा। लेकिन उस समय तुम्हारे पास रोने से ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसलिए आज मौका है, अपने आप को अवेयर करो। हम जैसों को साथ मत दो, हमें अपने साथ लेके चलो। हम भाई कोई लीडर वीडर नहीं है, समझ गए साहब? हम तो सेवक हैं, हम तो आपके नौकर हैं। हमसे तो अपनी सेवा करा लो, देश की सेवा करा लो। हाथ जोड़ के विनती है आपसे, और इस देश को मोहब्बत और भाईचारे के साथ लेके आगे बढ़ो। ये देश रहना चाहिए। पार्टियां आती हैं, जाती हैं, संगठन बनते हैं, टूटते हैं, बिगड़ते हैं, फूट पड़ती है, आपस में मतभेद होते हैं, फिर संवाद होते हैं, लेकिन ये देश रहना चाहिए। और ये देश तब रहेगा मेरे दोस्त, मेरे नौजवान, जो तुम वीडियो देख रहे हो, जब तुम अपने दिल से वादा करोगे कि आज के बाद जो भी करना है वो सर्व समाज के लिए करना है, हिंदुस्तान के लिए करना है और देश हित के लिए करना है। ये जरूरी नहीं है कि जो देश की बॉर्डर पे खड़ा है वही देश की हिफाजत कर रहा है। आप जो देश के अंदर बैठे हैं, आप जो माहौल क्रिएट करते हैं, आप ही सब कुछ हो। ये विश्वास कीजिए, तुम बिन हम कुछ नहीं है, हमारे बिन जिस तरीके से तुम कुछ नहीं हो वैसे ही हम भी तुम्हारे बिन कुछ नहीं है। इसलिए साथ दीजिए। ये थे हमारे दानिश भाई, सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं। आपने सुने इनके विचार। और भाई दूसरी बात ये, अगर आपको लगता है कि मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो यूनाइट B2B को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।